नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने किया है लॉन्च। प्रोजेक्ट गुजरात विधानसभा में लॉन्च किया गया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। इसी के साथ बता दें कि प्रोजेक्ट गुजरात विधानसभा में लॉन्च किया गया है। तो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर यहाँ पे राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये लॉन्च किया है। ई विधान एप्लीकेशन की लॉन्चिंग यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा की गई है। महामहिम ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट को गुजरात में विधानसभा में लॉन्च किया गया है। चूंकि 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति पहुंची है और आज दूसरा दिन है और आज ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों के छापे पड़ रहे हैं। बुधवार की सुबह सुबह यूपी और मध्य प्रदेश में आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की लगातार कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ और सीतापुर सहित कई शहरों में छापेमारी अभी भी चल रही है। तो आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी अभी भी चल रही है। न सिर्फ यूपी बल्कि एमपी में भी ये छापेमारी चल रही है। सुबह सवेरे से ही छापेमारी के लिए यहाँ पे आईटी के अधिकारी पहुंचना शुरू हो चुके थे। आईटी विभाग की टीम यहाँ पे रेड कर रही है। बता दें कि 6 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जहाँ पे छापेमारी चल रही है। इसमें रामपुर भी स्थित है, जहाँ पे आजम खान छापेमारी के दौरान मौजूद थे। कागजात खंगालने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। आईटी की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे यूपी में चलाया जा रहा है। आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुबह सवेरे से अब तक कोई बयान निकल के सामने नहीं आया। आजम खान का इंतजार है आजम खान के बयान का कि क्या कुछ समाजवादी पार्टी और आजम खान की तरफ से बयान निकल के सामने आया था। फिलहाल बता दें कि आजम खान के घर ये छापेमारी लगातार चल रही है। और इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक आज होने जा रही है। बैठक में सीटों के बंटवारे, चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बता दें कि गठबंधन की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक है ये। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नई दिल्ली आवास पर यह बैठक हो रही है और ऐसे में सहयोगी दल के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा होना संभव है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जा सकती है। समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार की नई दिल्ली आवास पर यह बैठक होने जा रही है। 14 सदस्यीय समन्वय समिति की ये पहली बैठक है। आगे की रणनीति इसी बैठक से शुरू की जाएगी और रोड मैप जो है उसका खाका तैयार किया जाएगा। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इंदौर से उज्जैन जाएंगे और उज्जैन जाने के बाद महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिवाजी की प्रतिमा का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंदौर एयरपोर्ट से फिर वो उज्जैन रवाना होंगे। उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद शिवाजी की प्रतिमा का लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा।
और आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के चुनावों पर मंथन होगा यहाँ पे। तो आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं कई राज्यों में, उसको लेकर यहाँ पे मंथन और विचार विमर्श किया जाएगा। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो होने जा रही है। पीएम मोदी की भी इसमें मौजूदगी होगी। पीएम मोदी भी खासा ख्याल रखेंगे। आगे की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों ही जो राज्य है वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राजस्थान में भी इस वक्त कांग्रेस का गढ़ है और ऐसे में बीजेपी कोशिश कर रही है कि राजस्थान को चुनाव को भी साधा जाए, वहां पे भी परिवर्तन यात्रा शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। खासा फोकस जो है उन सीटों पर रखा जा रहा है जो बीजेपी के हाथ से पिछली बार निकल गई थी और इसलिए प्रायोरिटी जो है इन सीटों को दी जा रही है। तो पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावों पर चर्चा होगी और बस्तर में यहाँ पे परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है। बस्तर भी सीट जो है वो बीजेपी के लिए खासा है और यहाँ पे भी आदिवासी समुदाय का गढ़ माना जा रहा है। कोशिश यही है कि हर सीटों पर मंथन किया जाए, कोई भी सीट बीजेपी के हाथ से ना जाए, इसका भी यहाँ पे खासा फोकस जो है खुद प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जा रहा है। इसलिए अमित शाह को कमान जो है वो छत्तीसगढ़ की सौंपी गई है। राजस्थान में भी तमाम केंद्रीय मंत्री उतारे जा रहे हैं। और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। सीसीईए की ये बैठक जो है वो होने वाली है। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होने जा रही है और सीसीईए की ये बैठक दिल्ली में होने वाली है। इसका आयोजन दिल्ली में किया जाना है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। सीसीईए की यह बैठक जो है वो होने जा रही है। तो अब से कुछ ही देर में ये बैठक हो सकती है। बता दें कि इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया है। दिल्ली केंद्र है, इसलिए सारी बैठकें जो है वो दिल्ली में होती रहती है और ये सीसीईए की बैठक भी दिल्ली में होने जा रही है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की ये बैठक है जो कि दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और राजस्थान के भरतपुर जिले में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक की टक्कर से बस में सवार 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक भरतपुर के नदबई में यह हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल भरतपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। तो बस सवार 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बस में 11 से ज्यादा लोग सवार थे। 11 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है अभी भी चल रहा है। 24 लोग की संख्या बताई जा रही है घायलों की। राम जन्मभूमि के अवशेष 500 साल की पीड़ा बयां कर रहे हैं। एएसआई टीम के उल्लेखन के दौरान सन 2002 में इन्हें रामलला मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया था। यही अवशेष विवादित स्थल पहले राम मंदिर था और इसके ऊपर अन्य धार्मिक ढांचा खड़ा कर दिया गया। इसे साबित करने वाले मजबूत आधार बनेंगे। इन्हें देखकर राम भक्तों को अपने आराध्य की जन्मभूमि को लेकर 500 साल तक झेली गई त्रासदी बयां होने लगती है।
तो चंपत राय ने ये ट्वीट किया है। अवशेष जो मिले हैं उसको लेकर ये ट्वीट किया गया है, उसकी तस्वीर ट्वीट की है और कहा है कि खुदाई में जो है वहाँ मंदिरों के स्तंभ और मूर्तियां जो है वो मिले हैं। तो खुदाई चल रही थी और ऐसे में ये दोनों चीज वहां से बरामद की गई है, जो कि बताती है कि यहाँ पे पहले राम मंदिर था। इस खबर को और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है इस अवशेष के दौरान। और दिल्ली में रात 4 घंटे तक चली कांग्रेस की मैराथन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आज हमने औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की है। और दिल्ली में देर रात 4 घंटे चली कांग्रेस की मैराथन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आज हमने औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की और कई तरह की चर्चाएं हुई। ये एक सत्र प्रक्रिया है, ये खत्म नहीं होगी। देखिए, मैंने जैसा आपको सुबह कहा था, प्रजातांत्रिक जो प्रक्रिया है आज उसकी हमने औपचारिक शुरुआत कर दी और कई प्रकार की चर्चा हुई। मापदंडों पर चर्चा हुई, कौन सा सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हो सकता है कांग्रेस का, कौन वो व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विचारधारा को और आगे बढ़ा सकता है, कौन वो व्यक्ति है जिसके पास सबसे अधिक जनमत है, कौन वो उम्मीदवार है जो जिताऊ उम्मीदवार है, कौन वो उम्मीदवार है जो मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज, दलित समाज, बैकवर्ड समाज, गरीब, युवा, महिला, उनकी आवाज बुलंदी से, जाति से भी ऊपर उठकर उठा सकता है और क्या मापदंड हो। इसलिए इन सब बातों पर मंत्रणा हुई, काफी सीटों पर भी आपस में मंत्रणा हुई। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसे 1 या 2 दिन में ये समाप्त नहीं होगी। पर हमारा लक्ष्य केवल एक है, 18 साल तक जिस शिवराज ने, जिस झूठों के राजा ने दोनों हाथों से मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को लूटा है, आप देखिए पिछले 25 दिन में 3000 से अधिक घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान कर चुके और पिछले 18 साल में शायद 1 लाख घोषणाएं कर चुके। उन्हें खुद भी याद नहीं कि उन्होंने कल कौन सी घोषणाएं की थी और आज शाम को पूछो भैया सुबह से कितनी कर चुके, तो भी मालूम नहीं। दोनों हाथों से वो झूठ बोलकर प्रदेश के खजाने को लुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं। कि कांग्रेस के द्वारा दिया गया हर शब्द, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई हर बात वो पत्थर की लकीर हो। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता को मैं बहुत विनम्रता से सर झुकाकर हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, एक तरफ 18 साल से प्रदेश को लूटने वाले झूठे हैं और दूसरी तरफ पत्थर की लकीर की तरह हमारा वचन है कांग्रेस पार्टी का भी, कमलनाथ जी का भी। और कहा भी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मुझे नहीं लगता
कि शिवराज सिंह जी ने कभी ये बात सुनी भी है। उनकी तो रीत है झूठ बोलने की, प्रपंच की, प्रोपगेंडा की। बहुत जल्द बेहतरीन से बेहतरीन हम उम्मीदवार जो हैं वो लेकर आएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद ये मामला केंद्रीय चुनाव समिति में जाएगा, आप सब जानते हैं, और केंद्रीय चुनाव समिति ही फाइनल निर्णय करेगी। और जो प्रदेश में भी आपने देखा 5 दिन तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से लेकर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से लेकर, पार्टी के अग्रिम संगठनों से लेकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर हमने सबसे बात की। मैं हाथ जोड़कर आपके माध्यम से उन सारे मित्रों और साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई किया, उत्साहवर्धन किया। मुझे मालूम है उन्हें थोड़ी थोड़ी तकलीफ भी हुई क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है, पर यह दर्शाता है कि 18 साल के झूठों के राज शिवराज का काल अब खत्म हो गया है और एक प्रगति और तरक्की। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पर जोर दे रही है। वहीं इसको लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में कहा कि पूरे देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है। 1 से 15 सितंबर तक बूथ लेवल पर मिट्टी इकट्ठा करने का कार्यक्रम चल रहा है। हम यहाँ से माटी दिल्ली भेजेंगे। हमारा देश पूरे विश्व में एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। माटी जो कार्यक्रम पूरा देश भर चल रहा है, 1 से 15 सितंबर तक बूथ लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिट्टी कलेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के नाते यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का जो भूमि है, जहाँ उन्होंने भूमिष्ठ हुआ था, उस भूमि से मट्टी रामकृष्ण मिशन महाराज ने उन्होंने हम लोग का हाथ में दिया है। ये माटी को नमन करते हुए, स्वामी जी को वंदन करते हुए ये माटी हम लोग दिल्ली भेजेगा। वहाँ हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अमृत वाटिका तैयार करने का ऐलान किया स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की अवसर पर, उसमें माटी में अमृत वाटिका होगी अगले दिन। और हमारी देश पूरा विश्व में एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभर कर आ रही है, आगे भी आएगा। स्वामी जी का पुण्य भूमि का मिट्टी के अलावा ये काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आज हमारी यहाँ का जो महाराज है रामकृष्ण मठ मिशन का, उन्होंने माटी दिया है, हम लोग माटी भेजने का काम करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को बताया कि सेब के न्यूनतम आयात मूल्य में कोई कमी नहीं की गई है और अमेरिका से आने वाले सेब पर भी शुल्क में कोई कमी नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय सेब के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने सेब पर अधिक आयात शुल्क रखा है ताकि घरेलू किसानों को विदेशी सेब से प्रतिस्पर्धा नहीं करना पड़े और उनकी बिक्री प्रभावित नहीं हो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है विपक्ष के प्रवक्ताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर, जिनकी समझ इतनी कम है कि उनको ना तो विषय समझ में आता है, ना विषय की गंभीरता समझ में आती है, ना विषय को वो ठीक से बता पाते हैं जनता के बीच, और शायद राजनीतिकरण हर विषय करने के लालच में झूठ और फरेब का सहारा लेने में खास तौर पे कांग्रेस पार्टी तो आजकल मजबूर हो गई है। जब जनता के विश्वास को खो दिया तो उन्हें लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए वो कुछ भी कहें तो उन्हें लगने लग गया है कि वो बात बिक जाएगी। असलियत तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में जो सेब उत्पादन होता है उसको समर्थन देने के लिए विदेश से जो भी सेब आता है उसके ऊपर एक बड़ी तगड़ी आयात
कर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। इसी के साथ साथ कुछ ही महीनों पहले हमने एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी 50 रुपए से सस्ता भारत में CIF प्राइस या जो भारत में सेब आता है विदेश से उसकी 50 रुपए से कम कीमत पे सेब को लाने नहीं दिया जाता है, उसको बैन कर रखा है। कम से कम अगर 50 रुपए किलो दाम हो तो ही भारत में आयात किया जा सकता, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उस इंपोर्ट ड्यूटी के बाद सेब फिर पोर्ट से जाता है एक एक मार्केट में उपभोक्ताओं के पास, तो पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता है कि जो देश की जरूरतें हैं सिर्फ उतना ही सेब आता है जिससे उपभोक्ता की जरूरत को हम पूरा कर सके और भारत के किसानों को और भारत में जो सेब बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, उनको पर्याप्त सुरक्षा कवच मिल जाए। सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज शेकुल हिंद में इंसानियत शर्मसार हुई है, जहां गंभीर हालत में भर्ती कराए गए मरीज को देखते तक डॉक्टर नहीं पहुंचे, जिसके कारण वृद्ध की मौत हो गई। और हद तो तब हो गई जब वृद्धा की मौत के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने एम्बुलेंस और स्ट्रक्चर को देने से इनकार भी कर दिया, जिसके बाद मृतक पिता को उसके बेटे ने अपनी बाहों में उठाकर मेडिकल कॉलेज से बाहर निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मृतक उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश का रिश्तेदार बताया जा रहा है। ले बाहर चलो ना। दमोह जिले के हिंडोरिया में 2 मासूम बच्चों का शव घर के कुएं से मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल बच्चे स्कूल गए थे पर घर नहीं लौटे। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच में जुट गई है। जांच के दौरान पुलिस घर में बने 15 फीट गहरे कुएं में दोनों बच्चों का शव बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।